पाकिस्तान का परमाणु बटन वहां के सबसे सनकी और खतरनाक आदमी के हाथ में जा सकता है। उसका नाम हम उजागर करें उसके पहले एक थोड़ी सी पुरानी बात याद कर लीजिए। पूरा का पूरा अमेरिका हमारी जद में है, न्यूक्लियर बटन अब मेरी मेज पर ही रहेगा, ये धमकी नहीं सच्चाई है। जनवरी 2018 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दी थी। तब भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। उस रोज उन्होंने किम को जवाब दिया था, कहा कि कोई उन्हें बताए कि मेरे पास भी एक न्यूक्लियर बटन है जो ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है और ये बटन वाकई काम करता है। ये तो पुरानी बात हुई। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में दुनिया को न्यूक्लियर बटन की धमकी किम जोंग उन नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर देते हुए नजर आए और ट्रंप के पास कहने को कुछ भी ना हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तानी संविधान में एक संशोधन ला रही है जिसके दम पर आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास के सबसे ताकतवर इंसान बनने जा रहे हैं। इस संशोधन के बाद परमाणु हमला करने की अंतिम मंजूरी यानी ट्रिगर जो अब तक प्रधानमंत्री के पास था, वहां की सिविलियन गवर्नमेंट के पास था, वो आसिम मुनीर के पास जा सकता है। कैसे, क्यों और ये भारत के लिए और दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 10 नवंबर को यानी आज पाकिस्तान की संसद में शरीफ सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। पास होने के बाद ये पाकिस्तान के संविधान का 27वां संशोधन होगा। दुनियादारी के पिछले एपिसोड में भी हमने इस पर विस्तार से बात की थी, बताया था कि क्या क्या बदलाव होंगे, लेकिन तब तक पाकिस्तानी हुक्मरानों के असल मकसद सामने नहीं आए थे। अब इस प्रस्ताव की एक कॉपी सामने आई है जिससे पता चल रहा है कि पूरे ढांचे को ही बदलने का प्लान है ताकि कागज पर भी पूरी ताकत सेना के नाम हो जाए, न्यूक्लियर कमांड भी पूरी तरह बदल जाए। आज के शो में हम पूरा फोकस न्यूक्लियर कमांड में संभावित बदलावों पर रखेंगे। बाकी बदलाव समझने हो तो पुराने एपिसोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तान के भीतर आलोचक इसे संवैधानिक तख्ता पलट कॉन्स्टिट्यूशनल कू कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां की सरकार आसिम मुनीर के लिए लाल कालीन बिछा रही है। वहीं के एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं बखीर सज्जाद, उनका कहना है कि अगर संसद ने इसे मंजूरी दे दी तो ये संविधान के साथ गद्दारी होगी। तो ऐसा क्या है इस संशोधन में? इस संशोधन के निशाने पर है पाकिस्तानी संविधान का आर्टिकल 243। यह आर्टिकल पाकिस्तान की सेना को कंट्रोल करता है, कम से कम कागज पर। आर्टिकल 243 ये तय करता है कि सिविलियन कमांड यानी चुनी हुई सरकार फौज से ऊपर है। लेकिन 27वें संशोधन के तहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट भी यहाँ उचित शब्द नहीं है क्योंकि उस संशोधन के बाद उनका पद 3 सबसे ताकतवर किरदारों का फ्यूजन होगा। ये मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे ताकतवर शख्स बना देगा। कौन से पद? पहला, वो अपनी मौजूदा और पहले से ही बेइंतहा ताकतवर कुर्सी पर बने रहेंगे यानी पाकिस्तानी आर्मी के चीफ। दूसरा, उन्हें एक नया पद मिलेगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF। ये पोस्ट नई नवेली है, इसी संशोधन के तहत बनाई जा रही है। पेच ये है कि इस पद पर कोई अलग अपॉइंटमेंट नहीं होगी। प्रस्तावित है कि जो आर्मी चीफ होगा वही CDF का टाइटल भी रखेगा। CDF तीनों सेनाओं का मुखिया होगा। अब तक पाकिस्तान में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ कागज पर बराबर माने जाते थे, लेकिन अब CDF कानूनी तौर पर एयरफोर्स और नेवी का भी सुप्रीम बॉस होगा। तीसरा पद है फील्ड मार्शल। यह संशोधन फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक बनाएगा। अब तक फील्ड मार्शल का पद सिर्फ प्रतीकात्मक यानी इज्जत और रुतबे वाला तो था, लेकिन इसकी कोई कानूनी मान्यता, कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। इसी कानूनी कमी को अब इस 27वें संशोधन से ढकने की कोशिश हो रही है। इंतजाम और भी हैं। ये संशोधन फील्ड मार्शल को आजीवन संवैधानिक इम्यूनिटी भी देता है, ठीक वैसी जैसी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मिलती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये संशोधन सिर्फ नई ताकतें ही नहीं बना रहा, ये इतिहास की एक अहम चीज को खत्म कर रहा है। प्रस्ताव है कि चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CJCSC के ऑफिस को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इस पद को 1971 की जंग में पाकिस्तान की शर्मनाक हार की जांच करने वाले हमीदुर रहमान कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया था। CJCSC का मकसद क्या था वो जान लीजिए। ये सिविलियन सरकार और फौज के बीच एक पुल का काम करे।
और सबसे ज़रूरी, ये तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयर के बीच साझेदारी पक्की करे ताकि अकेली आर्मी अपनी मर्जी से पूरे देश को फिर से किसी तबाही में न झोंक दे। पाकिस्तान के पूर्व मिलिट्री रूलर जनरल जिया उल हक इस पद से नफरत करते थे और उन्होंने अपने दौर में इस पद की ताकतें बहुत हद तक कम कर दी थी। अब आसिम मुनीर उस काम को पूरा कर रहे हैं जो जिया उल हक ने शुरू किया था। ये तो हुई फौज के ढांचे में बदलाव की बात। अब न्यूक्लियर कमांड की बात करते हैं। नया सिस्टम कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझने के लिए पहले जानना होगा कि पाकिस्तान में अभी न्यूक्लियर बटन किसके हाथ में है। बरसों से पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एक सिविलियन मुखौटे के पीछे काम करता आया है। ये मुखौटा क्या है? कागज पर सबसे बड़ी अथॉरिटी है NCA, नेशनल कमांड अथॉरिटी। नाम के लिए ये सिविलियन कंट्रोल का एक मॉडल है। इसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। इसमें बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, मतलब विदेश, रक्षा, वित्त, गृह मंत्री वगैरह होते हैं और साथ में होते हैं तीनों सेनाओं के चीफ। सैद्धांतिक रूप से सारे फैसले आम सहमति से, कंसेंसस से लिए जाते हैं। लेकिन असली ताकत किसी और के पास है। NCA के पास नहीं, बल्कि उसके सेक्रेटेरिएट SPD, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के पास। SPD ही सारी पॉलिसी बनाता है। सारे न्यूक्लियर बम मिसाइल का रख रखाव इसी के जिम्मे है। सारी रिसर्च यही देखता है। यहीं पर फौज की पकड़ है। पेच ये है कि SPD का डायरेक्टर जनरल हमेशा आर्मी का एक 3 स्टार जनरल होता है। यानी प्रधानमंत्री के चेयरमैन होने के बावजूद न्यूक्लियर बटन पर डी फैक्टो कंट्रोल तो पहले से ही फौज का था। अब संशोधन के तहत नया सिस्टम बनेगा कि सिस्टम उस पुराने मुखौटे को भी फाड़कर फेंक रहा है। अब मिलिट्री को मन मुताबिक इस्तेमाल का पूरा हक होगा। 4 पॉइंट्स में आप इसको समझिए। स्टेप 1, CJSCSC, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स का पद, जिसे हमने पहले बताया, उसे खत्म किया जा रहा है। ये ऑफिसर NCA में एक अहम आवाज था जो नेवी और एयरफोर्स की राय भी रखता था। वो चेक अब खत्म हो रहा है। दूसरा स्टेप, एक नई वफादार बॉडी बनाने का प्रस्ताव है, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड NSC। ये संस्था पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के लिए जिम्मेदार होगी। स्टेप 3, संशोधन कहता है कि इस नई NSC का जो कमांडर होगा, यानी वो आदमी जिसके हाथ में असल में न्यूक्लियर बम होंगे, उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन सिर्फ CDF यानी आसिम मुनीर की सिफारिश पर। स्टेप 4 है एक आर्मी लॉक। ये पक्का करने के लिए कि कोई शक न रह जाए, संशोधन में प्रस्तावित है कि NSC का हेड सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी का ही ऑफिसर हो सकता है। इस बदलाव का मतलब ये कि ये कानून आर्मी की सुप्रीम ताकत को कानूनी ढाल दे रहा है। प्रधानमंत्री बस उस कागज पर दस्तखत करने के लिए बैठा है जो आर्मी चीफ यानी CDF उसे देगा। अब अगर बटन ही आसिम मुनीर जैसे कट्टरपंथियों के पास रहेगा तो उसका इस्तेमाल पर इसका असर क्या पड़ेगा? क्या विचार विमर्श की सारी गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी? किस दिन के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं? समझते हैं जानकारों से। देखिए, आसिम मुनीर वेरी क्लियरली अपने बचाव के लिए ये सब कुछ कर रहा है। एक जो है वो अपनी जो खुद की जो पावर पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है, जो पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री बैलेंस को थोड़ा और इम्बैलेंस करना चाहते हैं। और जैसा कि हमने देखा है पास में, ये आसिम मुनीर जो है एक मिलिट्री डिक्टेटर है। और जहाँ तक कि हमने देखा है, चाहे वो फील्ड मार्शल अयूब खान हो या याया खान हो या जनरल जिया उल हक हो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो, वो आते हैं बड़े धूमधाम से, लेकिन जब वो जाते हैं तो बहुत उनका अंजाम अच्छा नहीं होता है। आसिम मुनीर का यही एक अटेम्प्ट है कि वो किसी तरह से अपनी जो एग्जिस्टेंस को वो प्रोटेक्ट करे, अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करे, और उसके ऑफिस से जाने के बाद उनकी जो पर्सनल प्रोटेक्शन है उसको वो ध्यान में रख के ये सारा कुछ उन्होंने किया है। एक तरह से वो डिक्टेटर फॉर लाइफ बन गए हैं। और वो ये सारे जो अमेंडमेंट्स उन्होंने किए, ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और एक तरह से जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे पावरफुल मिलिट्री फिगर बन चुके हैं, जो कि अब तक किसी ने इस तरह की कोई अमेंडमेंट्स नहीं किए 1947 के बाद। मुनीर एक ऐसा अकेला एक व्यक्ति है, एक अकेला जनरल है, एक अकेला फील्ड मार्शल है, जो कि एक बी ऑल एंड एंड ऑल बन चुके हैं पाकिस्तान मिलिट्री के लिए। पाकिस्तान ने अपने लिए खेल के नियम हमेशा से अलग रखे थे। क्या नियम थे, समझते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी की दुनिया में इसको डॉक्ट्रीन कहते हैं, मतलब एक सिंपल रूल बुक की कब, क्यों और कैसे कोई देश इस हथियार का इस्तेमाल करेगा। इस मामले में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं।
भारत एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल देश है। 1999 में भारत ने अपनी नीति बाकायदा पब्लिक कर दी थी। कुछ बातें उसमें साफ साफ कही गई। पहली बात यह कि भारत के परमाणु हथियार डेटरेंस यानी रोकथाम के लिए हैं, सुरक्षा के लिए हैं, हमला करने के लिए नहीं। नो फर्स्ट यूज यानी हम कभी भी पहले बटन नहीं दबाएंगे। हम उन देशों के खिलाफ कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो जवाब प्यूनिटिव होगा, दंडात्मक होगा, ऐसा कि सामने वाले को हमेशा के लिए पछतावा होगा। और भारत का प्रोग्राम ट्रायड बेस्ड होगा यानी जवाब हर जगह से मिलेगा, जमीन, हवा और समंदर। सबसे अहम, भारत का न्यूक्लियर बटन पूरी तरह लोकतंत्र के हाथों में है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए ये तय करती है कि हमला करना है या नहीं। और सबसे अहम बात, भारत का न्यूक्लियर बटन पूरी तरह लोकतांत्रिक हाथों में है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए ये तय करती है कि हमला करना है या नहीं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान की रूल बुक सीक्रेट है। उन्होंने कभी इसे पब्लिक नहीं किया। उन्होंने कन्फ्यूजन को ही अपनी परमाणु नीति बना लिया है। पाकिस्तान साफ तौर पर नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को नहीं मानता है। उसने ये कभी नहीं कहा। वो फर्स्ट यूज़ यानी पहले इस्तेमाल का हक अपने पास रखता है। कब? जब उनके मुताबिक पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड के हेड रहे लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने 2015 में बताया था कि ये अस्तित्व का खतरा क्या है। उन्होंने 4 चीज़ें गिनाई। कहा कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा अगर भारत पाकिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा कर ले, उसकी फ़ौज का बड़ा हिस्सा तबाह कर दे, उसकी इकॉनमी तबाह कर दे, या फिर पाकिस्तान के अंदर बगावत करवा दे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये आखिरी 2, इकॉनमी और अंदरूनी बगावत, इतने गोलमोल हैं कि इनका कोई मतलब भी, कुछ भी मतलब इसका निकाला जा सकता है। पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ भारत की बड़ी कन्वेंशनल फौज को बैलेंस करने के लिए। वो जानते हैं कि एक आम लंबी सीधी लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते, इसलिए वो कभी नो फर्स्ट यूज़ की गारंटी नहीं देते। पाकिस्तान की यही नीति एक ख़तरनाक सिचुएशन पैदा करती है। इसी को ज्ञानी लोग स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स कहते हैं। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। पाकिस्तान को यकीन है कि भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के कारण कभी भी उस पर फुल स्केल अटैक या पहला न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। इसी वजह से वो इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता बढ़ाता है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, वो छोटे मोटे पंगे लेता रहता है। ये छोटे पंगे क्या हैं? स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद, बॉर्डर पार घुसपैठ। पाकिस्तान लंबे वक्त से ये मानकर चल रहा है कि वो भारत को 1000 घाव देकर के लहूलुहान कर सकता है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। लंबे समय से उसका ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल चल ही रहा था। हालांकि कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा कि अब भारत ने भी तय कर लिया है कि बहुत हुआ। भारत की नज़र इन सभी गतिविधियों पर इसलिए भी रहती है क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई मायनों में भारत से अलग है। दुनिया की 5 बड़ी न्यूक्लियर ताकतें P5 यानी अमेरिका, रूस, चीन, यूके और फ्रांस एक सिद्धांत पर काम करती हैं। इसे कहते हैं मैड, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हिंदी में कहें तो सबकी तबाही पक्की। उनके हथियार स्ट्रेटेजिक हैं यानी सिटी किलर्स, शहर तबाह करने वाले। मकसद ही यही है उनका कि वो इतने खौफनाक हों कि कभी इस्तेमाल ही न किए जा सकें। उनका एक ही काम है, एक बड़े युद्ध को रोकना। इसे स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कहते हैं। भारत भी इसी नीति पर चलता है। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मकसद इससे बिल्कुल अलग है। उसका मकसद न्यूक्लियर युद्ध को रोकना नहीं बल्कि एक कन्वेंशनल युद्ध को जीतना है। पाकिस्तान के इस मकसद को एक हथियार सबसे अच्छे से समझाता है, नस्र मिसाइल। ये छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, 60-70 किलोमीटर इसकी रेंज है। लेकिन इसमें ख़ास ये है कि ये छोटे स्तर का न्यूक्लियर हमला कर सकती है। इस तरह के हथियारों को कहते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, छोटे छोटे परमाणु बम। ये बैटल फील्ड वेपन्स हैं यानी जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाले। इन्हें ख़ास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि इन्हें भारत की आगे बढ़ती टैंक रेजिमेंट पर इस्तेमाल किया जा सके। ये P5 वाली डेटरेंस नहीं है, ये एक एक्टिव न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग की डॉक्ट्रिन है। कुल जमा बात यह कि हम अपनी आंखों के सामने 3 खतरनाक चीज़ों को आपस में मिलते हुए देख रहे हैं। एक खतरनाक आदमी, एक खतरनाक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन
और एक खतरनाक पावर स्ट्रक्चर, खतरनाक तंत्र। आदमी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो एक पारंपरिक हार से बौखलाया हुआ है। सिद्धांत फर्स्ट यूज की पॉलिसी, जो भारत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, और तंत्र, जिसे 27वें संशोधन के तहत बनाया जा रहा है। अब जानकारों से बात करते हैं और समझते हैं कि ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। इंडिया के लिए कोई ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, क्योंकि जो स्थिति और जो तनाव मुनीर के आने के बाद जो शुरू हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पहलगाम वाली जो मैसेकर हुई है, वो जो सारे तनाव है वो ऐसे बनाए रखे गए। एग्जिस्टिंग तनाव जो है कंटिन्यू करेंगे, उसमें कुछ खास फर्क नहीं आने वाला है। बस ये एक चिंता का विषय हमारे लिए ये है कि अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। मुनीर इतने पावरफुल हो गए, इतने मजबूत हो गए, और पॉलिटिकल जो उनकी जो फसाड थी, एक मुखौटा था, वो पॉलिटिकल मुखौटा एक तरह से बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। तो हमारे इंडियन लीडरशिप को अब सोचना पड़ेगा कि वो अगर बात करेंगे पाकिस्तान में तो किससे बात करेंगे। अगली खबर पर बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि दुनिया के बाकी देशों में ये न्यूक्लियर बटन किसके पास है। दुनिया की हर दूसरी स्थापित न्यूक्लियर ताकत में आखिरी बटन बिना किसी सवाल के एक सिविलियन नागरिक नेता के हाथ में है। अमेरिका में राष्ट्रपति के पास अधिकार है, वो सिविलियन कमांडर इन चीफ है। इसी तरह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और फ्रांस में राष्ट्रपति के पास ये ताकत है। रूस में भी राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर इन चीफ है, आखिरी फैसला उसी का है। चीन में कंट्रोल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास है, इसका कंट्रोल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या देश के राष्ट्रपति के पास होता है। अमूमन ये दोनों पद एक ही इंसान के पास होते हैं। बाकी नॉर्थ कोरिया का तो आप जानते ही हैं। तो क्या अब उसी रास्ते पर पाकिस्तान भी बढ़ रहा है? आप कमेंट्स में बताइए। हम बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब इसकी मिसाल भी देखने को मिली है, वो भी अमेरिका के व्हाइट हाउस में। कैसे? पहले ये तस्वीर आप देखिए। तस्वीर धुंधली है, हाथ में एक तख्ती है जिस पर लिखा है अमजद मुजफ्फर हुसैन अली। ऐसा लग रहा है जैसे किसी कैदी की फ़ोटो हो, और ऐसा है भी। नाम है अल जुलानी। 2003 में ये शख्स अलकायदा के संपर्क में आया। 2005 में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। जेल से छूटने के बाद जुलानी ने अलकायदा की सीरिया शाखा जबात अल नुस्र का गठन किया। अब एक दूसरी तस्वीर आप देखिए। इसमें शक्ल वही है, दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, कपड़े कैदी के नहीं बल्कि किसी बड़े डिप्लोमेट की तरह सूट बूट वाले हैं। बगल में खड़े हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हुलिये के साथ ही शख्स का नाम और ओहदा भी बदल गया है। अब इन्हें सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के तौर पर जाना जाता है। 10 नवंबर को ये सीरिया के पहले राष्ट्रपति होंगे जो व्हाइट हाउस पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की इस साल ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले मई 2025 में दोनों सऊदी अरब में मिले थे। तब मीटिंग के बाद ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका सीरिया पर लगी सभी पाबंदियां हटा देगा। ये मीटिंग खास इसलिए भी है क्योंकि महज 12 साल पहले अलकायदा से जुड़े अल शरा को अमेरिका ने आतंकियों की सूची में डाला था। उन पर $10 मिलियन, लगभग 84 करोड़ का इनाम था। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में सीरिया में तख्ता पलट हुआ और कुर्सी अल शरा को मिल गई। 2 दिन पहले 7 नवंबर को अमेरिका ने उन्हें आतंकी लिस्ट से भी हटा दिया। नई सरकार के आने के बाद सीरिया की विदेश नीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले सीरिया, ईरान और रूस जैसे देशों के काफ़ी करीब था, जो अल असद के पुराने सहयोगी माने जाते थे, लेकिन अब सीरिया खाड़ी देशों तुर्की और अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। 10 नवंबर की मीटिंग में भी इसी बात पर फोकस रहेगा। अल शरा के नेतृत्व में सीरिया आईसिस के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दमिश्क के पास सैन्य अड्डा भी बनाने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ से मानवीय सहायता पहुंचाने का काम होगा और सीरिया इजराइल स्थिति पर भी नज़र रखी जाएगी। दूसरी खबर, अमेरिका में 40 दिन से जारी शटडाउन अब लगता है कि खत्म हो सकता है। 9 नवंबर को अमेरिकी सीनेट ने फंडिंग बिल पास करके प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के 8 सांसदों ने रिपब्लिकन पार्टी का साथ देते हुए फंडिंग बिल पर वोटिंग की। इस बिल के पास होने पर सरकार को 31 जनवरी तक के लिए बजट मिल जाएगा। बिल के तहत एजेंसियों को 31 जनवरी तक कर्मचारियों की छटनी करने से रोका जाएगा। शटडाउन के दौरान जिन लोगों ने काम किया उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जाएगी। शटडाउन खत्म करने के बदले रिपब्लिकन पार्टी ने वादा किया कि बाद में ओबामा केयर की सब्सिडी बढ़ाने पर दिसंबर में वोटिंग होगी। ओबामा केयर सब्सिडी को लेकर ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी में विवाद है, जिसकी वजह से फंडिंग बिल अटका हुआ था। ये एक्ट बराक ओबामा के कार्यकाल में 2010 में पारित हुआ था। इसके तहत सरकार कम और मध्यम आय वाले अमेरिकियों को
हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए सब्सिडी देती है। ये मदद उन परिवारों को दी जाती है जिनकी आमदनी फेडरल गरीबी रेखा से 100% से 400% के बीच होती है। इस साल के अंत में लोगों की सब्सिडी खत्म हो रही है। डेमोक्रेट्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और बीबीसी न्यूज़ की सीईओ डेबोरा टर्नेसने ने 9 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को गलत तरीके से पेश किया। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप के 2020 की स्पीच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इससे ऐसा लग रहा था कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के लिए ट्रंप ने ही लोगों को उकसाया था। डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप कहते हैं कि हम कैपिटल हिल जाएंगे और मैं इसमें आपके साथ हूं, हम लड़ते रहेंगे। ये स्टेटमेंट ट्रंप की पूरी स्पीच के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था। विवाद बढ़ा तो ट्रंप का भी इस पर जवाब आया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कुछ बेईमान लोग राष्ट्रपति चुनाव को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वे विदेशी हैं, एक ऐसे देश के नागरिक जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक अंदरूनी रिपोर्ट लीक हुई जिसमें बीबीसी पर भेदभाव के आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल हमास युद्ध, ट्रांसजेंडर मुद्दे और ट्रंप के भाषण की कवरेज में बड़ी गलतियां हुई हैं। टिम डेवी ने कहा कि बीबीसी दुनिया की पत्रकारिता का गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन उनसे गलतियां हुई हैं और उन्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह 10 नवंबर को ब्रिटेन के सांसदों से माफी मांग सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।